हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिस क्रॉस क्लासेस में। डिस्कस करने जा रहे हैं भाई क्लास 12th की समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी के बारे में। मंडे से सैटरडे रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं हमारी। समाजशास्त्र की पहली बुक डिस्कस कर रहे थे भाई, जिसके आज हम छठे चैप्टर पर पहुंच गए हैं। इसके पहले के सभी चैप्टर्स हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं, नीचे प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिक्स चैप्टर का पार्ट 1 भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा भाई। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां, पार्ट 2 है भाई इस चैप्टर का ये। तो देखते हैं जरा इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। साथ ही साथ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेज, अदर कंटेंट सब मिलेगा हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप पर, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था कि सांस्कृतिक विविधता क्या होती है, सामुदायिक पहचान किसे कहते हैं, सामुदायिक पहचान की विशेषताएं क्या है, सामुदायिक पहचान का महत्व क्या होता है, राष्ट्रीय क्षेत्रवाद, अल्पसंख्यक समुदाय और इनके आरक्षण के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है भारत में सांप्रदायिकता के बारे में, धर्मनिरपेक्षता, सत्तावादी राज्य और नागरिक समाज के बारे में। तो चलिए भाई देखते हैं जरा फटाफट से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। भाई गूगल प्ले स्टोर पे हमारी ऐप जो है वो लाइव हो गई है, तो सभी बच्चे फटाफट से जाके गूगल ऐप जो प्ले स्टोर है वहां से जाकर क्रिस क्रॉस क्लासेस सर्च करें और हमारी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें आपको सभी क्लासेस की अपडेट, नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि YouTube मोस्ट ऑफ द टाइम नोटिफिकेशन सेंड नहीं करता है। दैट्स व्हाई वी हैड मेड आवर ऑफिशियल ऐप, जिससे आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन, सभी नोट्स, क्विजेज वगैरह एक ही जगह मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सांप्रदायिकता के बारे में। सांप्रदायिकता क्या होती है? देखिए, सांप्रदायिकता धर्म पर आधारित एक विचारधारा है। आपको एक याद रखना है, जैसे राष्ट्रवाद राष्ट्र पर आधारित होते हैं, वैसे ही जो सांप्रदायिकता है वो धर्म पर आधारित एक विचारधारा है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति या एक समुदाय खुद को श्रेष्ठ मानता है और बाकी के सभी समुदायों को अपने से निम्न समझता है या विरोधी समझता है। यानी जब एक समुदाय खुद को श्रेष्ठ मानने लगे और दूसरे समुदायों को निम्न या विरोधी समझने लगे, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं भाई? सांप्रदायिकता बोलते हैं। ये एक विशेष धर्म के प्रचार का आक्रामक तरीका है। मान लीजिए किसी एक धर्म के प्रचार का आक्रामक तरीका है। इसमें क्या किया जाता है भाई? एक विशेष धर्म को प्रभावशाली दिखाया जाता है, जबकि अन्य धर्मों को दुर्लभ दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। यानी व्यक्ति बोलता है कि मेरा धर्म अच्छा है, सबसे शक्तिशाली है, तो तुम अपना धर्म छोड़कर हमारे धर्म में आ जाओ, ठीक है भाई। तो वो दूसरे धर्मों को गलत बताता है और अपने को बेहतर बताता है। तो इस तरीके से जो सांप्रदायिकता है वो धर्म पर आधारित एक विचारधारा है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति अपने धर्म को बढ़िया बताता है और दूसरे को दुर्बल बताता है, कमजोर बताता है। सांप्रदायिक सोच वाले लोगों का यह मानना होता है कि एक धर्म के सदस्य ही एक समुदाय का निर्माण कर सकते हैं, अलग अलग धर्म के सदस्य आपस में मिलकर एक समुदाय का निर्माण नहीं कर सकते। यानी ये लोग ये मानते हैं कि एक पर्टिकुलर धर्म से मिले लोग ही क्या कर सकते हैं? आपस में संयोग कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, किसी और धर्म के लोग उस समुदाय में आकर नहीं रह सकते। तो इस विचारधारा को, इस स्थिति को, इस सोच को बोला जाता है क्या? सांप्रदायिकता। अब बात करें भारत में सांप्रदायिकता के बारे में, तो देखो भारत में सांप्रदायिकता एक चिंता का विषय है। भारत ने अपने इतिहास में कई बार सांप्रदायिक दंगों का सामना किया है। जैसे 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु कर दी गई थी, उनके एक बॉडीगार्ड यानी अंगरक्षक द्वारा, जो कि एक सिख था, तो उस दौर में क्या हुआ था भाई? सिख विरोधी दंगे हुए थे। और 2002 में मुस्लिम विरोधी दंगे जो कि गुजरात वगैरह में हुए थे, इसका एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है भाई। यहां पर आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सांप्रदायिकता भारत में इसीलिए है क्योंकि भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और कुछ धर्म यानी जो धर्म होते हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि उनका धर्म सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। ये विचारधारा सही नहीं है। अगर ये विचारधारा सही नहीं है तो फिर सही क्या है? सही विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता की। धर्मनिरपेक्षता का मतलब, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य को धर्म से दूर रखना, सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मों के लोगों को साथ में लेकर चलना, सभी धर्मों को क्या करना भाई? समान अधिकार प्रदान करना। क्या कहलाता है भाई? धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। इसमें राज्य धर्म को विशेष महत्व नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है भाई। ये विचारधारा जो है ये पश्चिमी विचारकों की देन है, और समय के साथ साथ भारत में भी इसका प्रभाव तेजी से बढ़ा है। सन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी क्या किया गया था? पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को क्या किया गया था? देखो पंथ निरपेक्ष लिखा है, इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो इस शब्द को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। सांप्रदायिकता हमें समझ आ गई। अब बात आती है सत्तावादी राज्य क्या होता है भाई? सत्तावादी राज्य का मतलब क्या है? तो लोकतंत्र के विपरीत सत्तावादी राज्य एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सत्ता पर विराजमान व्यक्ति जनता के प्रति जवाबदेह ना होकर, यहां पर लिखा है जवाब
देह ना होकर, ठीक है भाई, अपने अनुसार व्यवस्था को चलाता है। इसमें जनता की मांगों को नजरअंदाज कर नेता की इच्छा अनुसार सभी फैसले लिए जाते हैं। तो एक सत्तावादी राज्य क्या होता है, वो स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपने अनुसार सत्ता को चलाता है। वहां पर लोकतंत्र नहीं होता, वहां पर लोगों की नहीं सुनी जाती, बल्कि वो राज्य का मुखिया है वो अपने अनुसार पूरी व्यवस्था को चलाता है। इसमें क्या क्या होता है भाई, इस प्रकार के राज्य में प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित कर दिया जाता है, यानी प्रेस को कोई स्वतंत्रता नहीं होती। प्रेस का मतलब जो आपका मीडिया है, आपके न्यूज चैनल, अखबार वगैरह, इनको कोई स्वतंत्रता नहीं होती कुछ भी कहने की। अगर वो कुछ गलत कहते हैं तो उनको जेल भी हो सकती है, सजा भी मिल सकती है। तो इस तरीके से उनकी आजादी को बाधित कर दिया जाता है। नागरिक स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाता है, यानी जो एक नागरिक को स्वतंत्रता मिलती है उसे समाप्त कर दिया जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कम कर दी जाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या मतलब है भाई, कुछ भी कह सकने की स्वतंत्रता, जब तक उससे किसी को कुछ ना क्या हो, किसी को कोई समस्या ना हो या फिर आघात ना पहुंचे, उस हद तक एक व्यक्ति अपनी बातें क्या कर सकता है, सामने रख सकता है। पर इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या किया जाता है, सत्तावादी राज्य में छीन लिया जाता है। उसी के साथ साथ सभी राजनीतिक संगठनों पर सरकार का प्रभाव ज्यादा होता है, और उसी के साथ साथ सत्ता में स्थित नेता जनता की बजाय अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करता है। यानी वो ये नहीं देखता कि जनता क्या चाहती है, वो ये देखता है कि उसका खुद हित किसमें है, और उसके आधार पर सभी फैसले लिए जाते हैं। ठीक है भाई, भारत में सत्तावादी परिस्थितियां कब कब हुई, यानी ऐसा कब हुआ जब भारत के नेताओं ने भारत के लोगों की बात को सुनना क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो भारत में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था, और उस दौरान की परिस्थितियां सत्तावादी व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। उस दौर में क्या हुआ था कि भाई इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया, और इस दौर में बड़े स्तर पर विरोध करने वालों को गिरफ्तार कर लिया, यानी जितने भी लोग विरोध कर रहे थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, यानी जो हमारी मीडिया थी वो अपने हिसाब से कुछ भी छाप नहीं सकती थी। पूरे देश में जबरन लोगों की नसबंदी करवाई गई, संविधान में परिवर्तन कर दिया गया, चुनाव को 5 साल की जगह 6 साल कर दिया गया, यानी जो चुनाव का पीरियड था 5 साल बाद होता है ना भाई, उसे 6 साल कर दिया गया। नागरिकों के स्वतंत्रता संबंधी सभी अधिकार छीन लिए गए, और वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो ये तो भारत का उदाहरण हो गया। आप चीन का उदाहरण ले सकते हो, जो चीनी व्यवस्था है वो भी क्या है, एक सत्तावादी व्यवस्था का उदाहरण है, जहां पर नागरिकों को कोई आजादी नहीं है, सरकार जो चाहती है वो सब कुछ अपने अनुसार करती है। तो इस तरीके से सत्तावादी राज्य आपको समझ आ गया, जहां पर राजा या फिर जो वहां का नेता है वो सब कुछ अपने अनुसार करे। भारत में ऐसा हुआ जब भारत में आपातकाल लगा था 2 साल के लिए, 25 जून 1975 से 1977 तक। और विश्व में अगर हम देखें तो चीन एक इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है भाई, अब बात आती है नागरिक समाज क्या होता है भाई, नागरिक समाज किसे कहते हैं हम। तो नागरिक समाज के बारे में बात करें तो एक व्यक्ति के निजी क्षेत्र से परे क्षेत्र, जहां पे समाज और उससे संबंधित मुद्दों की चर्चा करता है, नागरिक समाज कहलाता है। देखो, हर किसी व्यक्ति का एक पर्सनल स्पेस होता है और एक सोशल स्पेस होता है। ठीक है भाई, तो वो सोशल स्पेस यानी उसके पर्सनल स्पेस से बाहर निकलकर जब वो अपने आसपास के लोगों के साथ राजनीति या समाज और उससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करता है, तो उसे उसका नागरिक समाज कहा जाता है। यह क्षेत्र है जहां पर आकर एक व्यक्ति समाज से संबंधित मुद्दों की चर्चा करता है, सामाजिक समस्त व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए नियमों और कानूनों पर विचार करता है। ठीक है भाई, और इसके अंदर मुख्य मुख्य चीजें क्या आती हैं भाई, देखिए, मानव अधिकार। ठीक है भाई, मानव अधिकारों पर बातचीत होती है। इसी के अलावा अगर हम इसके अंदर कुछ देखें तो बाधाओं के कारण सांस्कृतिक नुकसान जो होता है भाई, ठीक है भाई, जो बांध वगैरह बनते हैं, सॉरी ये बाधाएं नहीं है, ये क्या है, बांध वगैरह बनते हैं, उनकी वजह से जो सांस्कृतिक नुकसान होता है। अब जैसे मान लीजिए बांध बनाया जाता है, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़े क्षेत्र को क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है, और उस क्षेत्र को घेरने की वजह से लोगों को वहां से हटना पड़ता है, तो उनकी संस्कृति बिल्कुल बिखर जाती है। गंदी बस्तियों के कारण जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उससे संबंधित है भाई। गंदी बस्तियों के अंदर स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था होती नहीं है, गंदगी होती है, जिस वजह से लोगों को क्या होती है, परेशानी होती है। शिक्षा संबंधी सुधारों पर बातचीत की जाती है। दलितों के विकास के लिए जो नियम वगैरह बने वो भी इसी का एक परिणाम है। स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ है वो सब लोगों की बातचीत करने और नागरिक समाज में सक्रिय होने की वजह से हुआ है। प्रदूषण की समस्या के निवारण की आवश्यकता है, पर्यावरण की सुरक्षा जरूरी है, और साथ ही साथ सूचना का अधिकार जो हमें मिला वो सब इसी का क्या है भाई, देन है। ठीक है भाई, तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर होगा। नागरिक समाज द्वारा ये वो मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने अपनी आवाज उठाई है, आम जनता ने आवाज उठाई है, और उसके आधार पर उन्हें क्या मिला है भाई, इंसाफ मिला है, नए कानून मिले हैं, अच्छी व्यवस्था मिली है, अच्छी परिस्थिति मिली है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका ये छठा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, यानी आपकी पहली सोशियोलॉजी की बुक
पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है क्लास 12 के लिए। दूसरी बुक की वीडियोस कल से आने लगेंगी। नोट्स का लिंक हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फर्दर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड्रॉइड ऐप जरूर डाउनलोड करना भाई सब प्ले स्टोर में जाके, ताकि आपको सभी कंटेंट वहां पर मिल जाए। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी सबको। सेकंड पार्ट आ जाएगा। इसके अलावा भी अगर किसी चीज में कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक्स अ लॉट।